गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर सेल बायोलॉजी के इस वीडियो में जो सेल वॉल का टॉपिक चल रहा था उसकी प्रोटीन इलास्टिन पर चर्चा करेंगे। इलास्टिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण जल विरागी प्रोटीन है जिसमें लगभग 750 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इस प्रोटीन में भी प्रोलीन और ग्लाइसिन नामक का एक अमीनो अम्ल अधिकता में उपस्थित होते हैं। दो अमीनो होते हैं ये, प्रोलीन और ग्लाइसिन। इलास्टिन प्रोटीन निम्नलिखित दो खंडों से मिलकर बनता है, एक तो जल विरागी खंड और एक एलेनाइन एवं लाइसिन युक्त कुंडलित खंड। जल विरागी खंड इलास्टिन प्रोटीन को प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं, जबकि एलेनाइन और लाइसिन युक्त कुंडित खंड दो समीपस्थ अणुओं के मध्य क्रॉस बंधों का निर्माण करते हैं। इलास्टिन प्रोटीन इलास्टिन तंतुओं के निर्माण करते हैं जिनमें फाइब्रिलिन नाम का दूसरा प्रोटीन भी उपस्थित होता है। फाइब्रिलिन प्रोटीन में उत्परिवर्तन के कारण मॉर्फेन सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न हो सकती है, जिसमें मां धमनी की दीवारें फट जाती हैं। इसको बोलते हैं मॉर्फेन सिंड्रोम, क्योंकि इनमें इलास्टिन तंतुओं की अधिकता होती है। इलास्टिन अणु बही कोशिका द्रव्य में स्रावित होते हैं तथा प्लाज्मा कला के समीप एक दूसरे के साथ जुड़कर इलास्टिन तंतुओं का निर्माण करते हैं। स्रावित होने के पश्चात इलास्टिन अणु एक दूसरे के साथ क्रॉस बंध बनाते हैं, जिसके कारण इलास्टिन तंतु एवं इलास्टिन परतों का निर्माण होता है, जो त्वचा, रुधिर वाहिनियों और फेफड़ों में सामान्य रूप से उपस्थित होते हैं। एक इलास्टिन समान मोटाई की एक रबर के 5 गुना अधिक एक्सटेंसिबल जो होता है, वितान्य मतलब उसमें इतनी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिन ऊतक में कोलेजन तंतु एवं इलास्टिन तंतु एक दूसरे के साथ अंतर्वलयित होते हैं, जो खिंचाव को नियंत्रित करते हैं, जिसके कारण ऊतक विदार नहीं होता। इलास्टिन अणुओं के खिंचाव एवं विश्रांति को अपन यूँ समझ सकते हैं कि जैसे रबड़ खींच करके वापस अपनी अवस्था में आ जाता है छोड़ने के बाद, वैसी स्थिति इसमें भी होती है। अब हम लेते हैं आसंजक प्रोटीन, एडहेसिव प्रोटीन। बाह्य कोशिकीय द्रव्य जो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड में अनेक विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन, फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन, टेनेसिन उपस्थित होते हैं, जो कोशिकाओं को एक नियमित संरचना में व्यवस्थित करने का कार्य करते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन सबस्ट्रेट आसंजक प्रोटीन की भांति कार्य करते हैं। बाह्य कोशिकीय द्रव्य में कोलेजन एवं प्रोटियोग्लाइकन सबस्ट्रेट की भांति कार्य करते हैं, जो सबस्ट्रेट आसंजक प्रोटीनों का उपयोग कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए करते हैं। ये सबस्ट्रेट आसंजक प्रोटीन एक प्रकार की कोशिकाओं को दूसरी प्रकार की कोशिकाओं के ऊपर गति कराने में भी सहायक होते हैं। ये सबस्ट्रेट आसंजक प्रोटीन निवही सूक्ष्मजीवों के शरीर की आवश्यक कोशिकाओं में जुड़ने का स्थान भी प्रदान करते हैं। फाइब्रोनेक्टिन एक अत्यधिक बड़ा 400 किलो डाल्टन ग्लाइकोप्रोटीन डायमर होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट, अंतःस्तरीय कोशिकाओं, मैक्रोफेज तथा एपिथेलियमी कोशिकाओं जो यकृत में पाई जाती हैं इत्यादि कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। फाइब्रोनेक्टिन डायमर या द्वितीय की जो दोनों इकाइयाँ अपने कार्बोक्सिलिक छोरों के समीप 2 डाइसल्फाइड
बंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक इकाई में अनेक प्रक्षेत्र पाए जाते हैं तथा प्रत्येक प्रक्षेत्र में लघु प्रतिरूपक उपस्थित होते हैं। इन प्रतिरूपकों में एक थर्ड फाइब्रोनेक्टिन पुनरावर्तन रिपीट जिसमें 90 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं वो बनता है। फाइब्रोनेक्टिन एक सामान्य सबस्ट्रेट आसंजक अणु है, यानी कि एडेसिव प्रोटीन है, जिसमें बंधन स्थल उपस्थित होते हैं जिनका उचित अणुओं के साथ जुड़ना कोशिकाओं के उचित संरेखण के लिए आवश्यक होता है। फाइब्रोनेक्टिन कोशिकाओं के परिवहन में भी सहायक होता है। कोशिकाओं के परिवहन के लिए ये है एक पथ का निर्माण करते हैं। इनके लिए उदाहरण बताना चाहूँगा मैं। गैस्ट्रोला प्रावस्था में कुछ मध्य जनन स्तरीय कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं पर उपस्थित फाइब्रोनेक्टिन पर गतिशील होती हैं। इस सतह को हटा लेने पर कोशिकाओं का परिवहन रुक जाता है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। मुर्गे के भ्रूण में हृदय को निर्मित करने वाली पूर्व कोशिकाएं पार्श्व सतह के मध्य रेखा की ओर फाइब्रोनेक्टिन सतह पर गति करती हैं। यदि प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है, प्रतिरक्षी के द्वारा फाइब्रोनेक्टिन का अवरोध कर दिया जावे तो इन पूर्व हृदय कोशिकाओं का परिवहन रुक जाता है और भ्रूण में 2 हृदय विकसित हो जाते हैं। लेमिनिन आधारी पटल यानी बेसल लेमिना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कोशिकाओं तथा आधारी झिल्ली के रचनात्मक घटकों के मध्य जुड़ने का स्थान प्रदान करता है। ये एक बड़ा असंख्य श्रृंखलाओं युक्त ग्लाइकोप्रोटीन है जो 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं, एक तो ए पॉलीपेप्टाइड, फिर B1 और B2। तो ए जो होता है वो 440 किलो डाल्टन का होता है और B1 200 किलो डाल्टन का होता है और B2 है जो 220 किलो डाल्टन का होता है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन तीनों ही मिल करके संयुक्त रूप से इस ग्लाइकोप्रोटीन युक्त लेमिनिन को बनाते हैं। तीनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं विभिन्न जीवों में विविधता दर्शाती है। ये तीनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों की सहायता से जुड़कर एक असमित यानी कि अनसिमेट्रिकल संरचना का निर्माण करती है और प्रत्येक श्रृंखला में असंख्य प्रक्षेत्र पाए जाते हैं जो चौथा प्रकार के कोलेजन, हेपेरिन सल्फेट, एनेक्टिन तथा लेमिनिन ग्राही के साथ जुड़ने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन है टेनेसिन। इन्हें साइटोटैक्टिन भी कहा जाता है और ये फाइब्रोनेक्टिन के समान होते हैं तथा भ्रूणीय विकास के दौरान बहिर्कोशिकीय द्रव्य में उपस्थित होते हैं। विभिन्न कोशिकाएं टेनेसिन के प्रति विभिन्न व्यवहार दर्शाती है। ये हमेशा कोशिका का आसंजन को प्रेरित नहीं करता, यानी कि एडेसिव रोल नहीं निभाती है टेनेसिन। तो इस तरह से ये जो बहिर्कोशिकीय द्रव्य का टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।